हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ ईएस एकेडमी। मैं प्रिंस कुमार शर्मा आप सबका पाथ ईएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो आज जो है हम एसीएफ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में हम जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आज जो है डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चंस जो हैं आपके एसीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इसको जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन जो है वो पीएच स्केल पे बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पीएच स्केल। ठीक है, मतलब पीएच स्केल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है पूछा गया है। पहला बोला है इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयोन कंसंट्रेशन ऑफ ए गिवन सोल्यूशन। तो ये डेफिनेशन ही है। ठीक है, तो डेफिनेशन से सीधे तौर पे ऑप्शंस लिया गया है। और दूसरे एक में है नेगेटिव और दूसरे में है पॉजिटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन। और इसमें तो बोला है एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव, मतलब इनमें से कोई एक गलत होगा कोई एक सही होगा, सिंपल सी बात है। और तीसरा जो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है वो बोल रहा है कि इट इज ए 14 पॉइंट स्केल। एक तो ये बोल रहा है, और लास्ट जो स्टेटमेंट है वो है पीएच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये चार ऑप्शन हमको जो है, चार स्टेटमेंट दिए गए हैं और ऑप्शन चार आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर आपने डेफिनेशन आपको पता है तो सिंपल सी बात है, इसको आसानी से आप जो है सॉल्व कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जो है ये 14 पॉइंट स्केल है, ये तो सही है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, और ये भी आपको चेक करना है करेक्ट की पूछा है कि नॉन करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट पूछा हुआ है, तो ये तो सही है। ठीक है, इसके बाद में नेगेटिव लॉग होता है, ये भी आपको जो है मालूम होना चाहिए। तो यहाँ से पहला ऑप्शन भी क्या होगा, सही होगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि वो उसका डेफिनेशन है। अब क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि क्या ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या फिर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। दो काइंड ऑफ प्रॉपर्टी होती है। तो ये तो सिंपल आपका कॉमन, अगर आपको इंफॉर्मेशन है पीएच का तो आसानी से आप यहाँ से इसको बना सकते हो, लेकिन ये आपको फंसा सकता है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो होती है ये मॉलिक्यूलर लेवल पे होती है, मतलब जब कोई केमिकल की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो उसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। लेकिन जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी जो अपीयरेंस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, वो उसका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो कुल मिला के पीएच किस पे डिपेंड करता है, आयोन के कंसंट्रेशन पे। आयोन किसके अंदर, केमिकल्स की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगा। मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, जो है बेसिकली आपका गलत ऑप्शन जो है, पीएच इन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रिंसिक, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। तो आपका कौन कौन सा ऑप्शन सही हुआ, फर्स्ट और थर्ड जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका डेफिनेशन आप देख सकते हो, नेगेटिव लॉग बोलता है यहाँ पर, डेफिनेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है। और ये 14 का जो है स्केल होता है इसका, तो ये भी आपको याद रखना है। और बाकी मैंने आपको जो है बता ही दिया। आगे हम बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द लिटमस टेस्ट इफ द सोल्यूशन इज बेसिक। लिटमस जो है एसिड और बेस को पता लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो जब बेस के केस में ये क्या करेगा, तो बेस के केस में जो है आपका रेड लिटमस जो होता है वो क्या हो जाता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, रेड लिटमस विल टर्न्स टू ब्लू, तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और एसिड केस में क्या होगा, उल्टा होता है, ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होता है। बाकी ऑप्शन तो ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो आपका जो है ए नंबर का ऑप्शन जो है सही होगा। ऐसे क्वेश्चन जनरली जो है पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, तो ये एक टेबल है। ठीक है, इसमें आपके जो है ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं टेबल से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अलग अलग जो इंडिकेटर्स हैं उसमें एसिड कैसा कलर देता है, 7 में होगा तो क्या कलर होगा, बेस होगा तो क्या कलर होगा। तो जनरली इससे जो है आपको क्वेश्चंस जो है इनसे पूछे जाते हैं। तो ये आपको टेबल के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, अगर आपने पढ़ा है तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, तो प्योर वाटर का जो पीएच है, अगर हम स्केल की बात करें तो 0 से शुरू हो रहा है और 14 तक जो है ये चलता है, और बीच 7 जो होता है वो न्यूट्रल उदासीन होता है। इधर होगा आपका 0 से 7 के बीच में एसिड और इधर होगा आपका बेस। तो 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। और प्योर वाटर का अगर हम बात करें तो पीएच कितना होता है, 7, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, इफ concentration of reactant A is increased 10 times and rate of reaction becomes 100 times, what is order with respect to A। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बेसिकली रेट इक्वेशन से क्या होता है, रेट इज इक्वल टू K
अंदर में अगर यहाँ पर रिएक्टेंट ए है तो हम ए लिखेंगे, और हमको ऑर्डर नहीं पता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक्स लिख देते हैं। ठीक है, ये रेट कितना बोल रहा है 100, के तो कांस्टेंट है और ए की वैल्यू क्या बोल रहा है कि ए 10 टाइम्स हो गया, तो 10 टाइम्स ए, ठीक है, और एक्स। तो अब सिंपल सी बात है कि ए का तो ए ही रहेगा, ये 10 जो है 100 कब होगा, तो 10 का जब स्क्वायर होगा तो वो क्या होगा 100 होगा, मतलब ये x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। तो उससे क्या पता चला कि ये जो है बेसिकली किस ऑर्डर का रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है। तो एक सिंपल सा रेट लॉ पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन जनरली जो है पूछे जाते हैं, तो ये आपको जो है मालूम होना चाहिए कैसे ऐसे क्वेश्चन को टैकल किया जाता है। नाउ आगे जो है इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में अगर देखेंगे तो रिएक्शंस को पहचान के वो कौन सा टाइप का रिएक्शन है इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने एनालिसिस किया होगा तो आपको जरूर दिखा होगा, उसमें ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये एक रिएक्शन दिया हुआ है और पूछा गया है कि ये रिएक्शन कौन से रिएक्शन का एग्जाम्पल है। 4 ऑप्शन दिए, 4 अलग अलग दिए हुए हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, कॉम्बिनेशन संयोजन अभिक्रिया रेडॉक्स, और न्यूट्रलाइजेशन उदासीन अभिक्रिया। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कब होता है जब A + B = C बन जाए और कुछ भी ना बने, मतलब जितने भी रिएक्टेंट हमने लिया है वो सारे के सारे प्रोडक्ट बन जाएं, जितने भी अभिकारक हमने लिए हैं वो सभी एक ही उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएं, तो इसको हम क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ तो 2 बन रहे हैं तो ये तो कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, कॉम्बिनेशन तो नहीं है, तो एक ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर लिया। न्यूट्रलाइजेशन है क्या, इसको भी देखते हैं। ये बेस है लेकिन ऑक्सीजन एसिड है या बेस है, तो एसिड और बेस के बीच में न्यूट्रलाइजेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ HCl वगैरह तो है नहीं, तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो नहीं होगा। तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो जी हाँ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिस्प्लेस हो रहे हैं तभी ये बन रहा है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निकलना या जुड़ना ये रेडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत आता है, उसके डेफिनेशन में आता है। तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स है, मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट एंड थर्ड जो है इसका ऑप्शन सही होगा, मतलब सी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। तो ऐसे पहचानने वाले क्वेश्चन ना आते हैं, तो इसको आपको समझना चाहिए, ऐसे प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना अकर व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। मतलब ये भी एक रिएक्शन से ही क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पे दे दिया है वो रिएक्शन को। तो ये कौन सा फिनोमिना हो रहा है, आयोनाइजेशन आयनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण, डाइल्यूशन तनुकरण बोलते हैं उसको हम, सॉल्ट फॉर्मेशन। ठीक है, लवण का निर्माण। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये कि सॉल्ट का फॉर्मेशन कब होता है, एसिड के साथ में। जब एसिड और बेस अम्ल और क्षार मिलते हैं तब जाकर क्या होता है, सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन कब होता है, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तब होता है। मतलब ना तो इसका न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन होगा और ना तो सॉल्ट फॉर्मेशन। आयोनाइजेशन, हाँ, एसिड को जैसे HCl को जैसे ही आप वाटर में डालोगे H+ और Cl- आयन में वो क्या होगा, टूट जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, आयनीकरण। तो ये रिएक्शन तो हो गई, उसकी डेफिनेशन में ही आता है। डाइल्यूशन, तनु करना, विलयन को कंसंट्रेशन को क्या करना, कम करना। डाइल्यूट करना मतलब कंसंट्रेशन कम करना। तो जब भी पानी में हम कोई चीज़ मिलाते हैं या पानी मिलाते हैं किसी चीज़ में, तो जनरली क्या होता है, वो उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होते जाता है, मतलब वो डाइल्यूट बनते जाता है। तो बिल्कुल डाइल्यूशन इसका ऑप्शन होगा। तो पहला और तीसरा किसमें है, बी नंबर में है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही राइट आंसर हो जाएगा बी। तो ऐसे आपको जो है क्वेश्चंस के जो बेसिकली रिएक्शंस के टाइप्स हैं इसको आपको जो है पढ़ना चाहिए, उसके एग्जाम्पल्स को आपको एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि अगर वैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसके आसार होते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं फिर से। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर टर्न रेड इन एन एसिडिक सोल्यूशन। अब फिर से ये इंडिकेटर पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसने पूछा है कि इनमें से कौन सा इंडिकेटर रेड कलर का हो जाता है, टर्न्स रेड। ये आपको बोला गया है जब क्या हो, एसिडिक हो सोल्यूशन। तो फिनोप्थेलिन एसिड के साथ में क्या कलर देता है, लिटमस क्या कलर देता है, तो और टर्मरिक क्या देता है, और मिथाइल ऑरेंज क्या देता है। देखो फिनोप्थेलिन एसिड के साथ में कोई कलर नहीं देता, नो कलर। वही टेबल में आपको जो मैंने आपको बताया उसी टेबल में ये है। ठीक है, इसके बाद में लिटमस तो देता है, लिटमस ब्लू से क्या होता है, ब्लू से ये हो जाता है रेड। ठीक है, टर्मरिक हल्दी नेचुरल इंडिकेटर है, ये ना ब्लड में जैसे चोट लगती है और ब्लड में आप डाल, जहां चोट लगी है वहां हल्दी डाल देना, तो क्या होगा, वो बेसिकली हो जाता है रेड, मतलब बेस के साथ में रेड होता है, क्योंकि ब्लड जो है बेस होता है।
तो मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा, एसिड के साथ में वो येलो का येलो ही रहता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं। मिथाइल ऑरेंज जो है ये कन्वर्ट होता है रेड में, ऑरेंज से क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रेड में। मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, लिटमस और आपका मिथिल ऑरेंज, तो सेकंड और फोर्थ, तो आपका डी नंबर ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको जनरली पूछे जाने के आसार होते हैं। चलो वही यहाँ पर दिया हुआ है, टर्मरिक वाटर, एसिड के साथ में येलो का येलो रहता है। ठीक है, फिनोप्थिलीन कलरलेस, नो कलर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, लिटमस तो बेसिकली कन्वर्ट होता ही है रेड में, है ना। और कैबेज की भी बात किया गया है, ओनियन वाटर की भी बात किया गया है, यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात किया है। तो जनरली ये जो है टेबल आपके उसके लिए बहुत काम का है। अब हम आते हैं आगे, इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्ल की जो है स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली, सामर्थ्यता के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो इसमें करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है कि मतलब सबसे कम, उसके बाद फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा जो है वो लास्ट में आएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो देखिए वाटर है H2O, एसिटिक एसिड है, ठीक है, CS3COOH, ठीक है, और साथ में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये तो न्यूट्रल होता है, ये है न्यूट्रल, है ना, और कभी कभी एसिड की तरह से बिहेव करेगा भी मान लो तो बहुत वीक होगा, पहली बात तो। और ये ऑलरेडी वीक एसिड है, ये क्या है, वीक एसिड होता है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, तो मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये होगा और ये होगा। अब ये ऑप्शन देख लो आप, तो वाटर, एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए नंबर जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है मालूम होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन आते हैं, HCl जिसको हम मिनरल एसिड बोलते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड माने जाते हैं। और HCl तो कहाँ होता है, स्टमक में पाया जाता है। ठीक है, अमाशय में, इंसानों के अमाशय में जो है ये पाया जाता है, डाइजेशन के काम आता है। एक रिएक्शन से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी जनरली देखे जाते हैं जहां पर पूछा जाता है कोई एक जो है सेक्शन को, वो एक कंपाउंड को गायब कर देता है और वहां पर कौन सा कंपाउंड आएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड के जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन हो रहा है तो क्या बनेगा, यहां पर पूछा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप देखें तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लिया, आपका H2O बना लिया। तो बाकी क्या बचा, मैग्नीशियम और 2 क्लोरीन। तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा, MgCl2 ये बनेगा। ठीक है, तो देख लीजिए डी नंबर ऑप्शन इसका होगा। ठीक है, तो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। आगे हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की देखते हैं। व्हाट इज द pH ऑफ 0.0001 मोलर HCl सॉल्यूशन। pH पे बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आने के आसार भी होते हैं। तो अगर हम बात करें तो इसका मैंने क्लास में जब मैंने आपको पढ़ाया है, जो लोग क्लास किए हैं, तो वहां पर इसका सीधा ट्रिक होता है, लेकिन कब ट्रिक लगाना है कब नहीं लगाना है उसकी भी कंडीशंस है। ठीक है, तो यहां पर ये जो है अगर हम देखें तो HCl है, केवल एक ही H+ आयन यहां पर आपको दिख रहा है। तो हम सिंपली यहां पर जो है इसको अगर लिखना चाहें तो इसको 1 × 10⁻⁴ लिख सकते हैं, और अगर इसका pH निकालना हुआ तो लॉग लेके हम इसको निकाल सकते हैं, या सीधे तौर पर जो आपको यहाँ पर वैल्यू दिख रही है वही इसका क्या हो जाएगा, pH हो जाएगा। ये डायरेक्ट सीधा जो है इसका जो है क्या बोल सकते हैं हम कि ट्रिक होता है। अब ये जो ट्रिक होती है हर जगह काम नहीं करती है। जैसे फॉर एग्जांपल ACF में क्वेश्चन आया था 10 पावर माइनस मान लो 8 वाला कोई ऑप्शन आ रहा है, इसका pH कितना होगा HCl अगर दिया है तो 8 pH HCl का नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ऐसा कुछ दे रहा है तो 8 pH जो है HCl का नहीं हो सकता, क्योंकि HCl एसिड है, उसका 7 से कम होगा। तो ऐसे केसेस में ट्रिक काम नहीं करता, ऐसे केसेस में उसको सॉल्व करना पड़ता है, जो कि मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी बताया है, अगर आपने क्लास में जो है इसको देखा है तो। ठीक है, तो ये तो जो है आपका सीधे ट्रिक वाला क्वेश्चन था, तो सीधे इस प्रकार से वो बन जाएगा। आगे हम बात करते हैं, तो इस केस में ये जो है ये ट्रिक काम नहीं करेगा। ठीक है, आगे, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन Kp इज लेस देन Kc, ये जो है आपको पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो Kp और Kc के बीच में रिलेशनशिप हम देख लेते हैं। Kp इज इक्वल टू क्या होता है, Kc RT⁴ ये रिलेशनशिप है। अब यहां पर पूछा है कि Kp लेस देन Kc, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब Kp लेस देन Kc कब होगा, Kp लेस देन Kc तभी होगा जब डेल n की वैल्यू लेस देन क्या होगी 1। मतलब डेल n अगर नेगेटिव आएगा तो Kp लेस देन क्या हो जाएगा
Kc हो जाएगा। तो आप देख लो डेल एन क्या होता है, देखो जो रिएक्टेंट के मतलब जो प्रोडक्ट के जो यहाँ पर गुणक होंगे, मल्टीप्लाई के जो नंबर होंगे यहाँ पर, वो उसका माइनस इसके टोटल जो है आप बोल सकते हो क्वांटिटी के माइनस को, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 + 1 कितना हो जा रहा है, ये देखो ये 1 मॉलिक्यूल, ये 1 मॉलिक्यूल कितना हो गया 2, तो यहाँ पर 2 - 2 = 0, तो 0 वाला तो होगा नहीं, तो 0 में मतलब Kp = Kc हो गया इस केस में, तो ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ भी 2 - 2, क्योंकि ये 2 और 1 + 1 2, तो ये कितना हो गया 0 हो गया। तो डेल एन यहाँ भी क्या हो रहा है, डेल एन यहाँ भी आ रहा है आपका 0, मतलब Kp = Kc हो गया यहाँ पर डेल एन = क्या हो रहा है, डेल एन = अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो रहा है आपका 2 - 1, तो ये क्या हो गया 1, डेल एन की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, Kp > Kc हो जाएगा। अब यहाँ देखो डेल एन = 2 और ये 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 2 - 3 दैट = -1, और इस केस में -1 आ रहा है, तो -1 जब आ रहा है तो ये जो है क्या हो जाएगा Kp Kc / RT⁻ जो है 1, ऐसे हम लिख सकते हैं। -1 को नीचे ला के इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस केस में Kp क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा Kc से, और डायरेक्टली हमको जो है दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो है इसका डी ऑप्शन जो है सही होगा। ऐसे क्वेश्चन जनरली जो है पूछे जाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, व्हेन Q कंसंट्रेशन कोसेंट जिसको हम बोलते हैं इज स्मॉलर देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो Q और K के बीच में यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि जनरली यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डिजाइन होते हैं। तो यहाँ पर 3 चीजें हैं, एक तो K = एक तो आपका जो होगा K = क्या हो जाएगा, K वाला होगा, ठीक है, और एक होगा आपका Q < K और एक होगा Q < K। इन तीनों के लिए जो है अलग अलग कंडीशन होती है। ये मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ना तो लेफ्ट जाएगा ना तो राइट, मतलब दोनों एक जैसा चल रहा है, ठीक है। जब Q < K होता है तो इक्वेशन राइट साइड शिफ्ट होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन पे। जब Q < K होता है तो रिएक्शन जो है रिवर्स ऑर्डर में जो है क्या होता है, आगे प्रोसीड होता है। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने लिया भी है कि जब Q < K होगा तो ज़्यादा रिएक्टेंट होता है प्रोडक्ट कंपैरिजन में, और रिएक्शन प्रोसीड करेगा प्रोडक्ट को की ओर बनने के लिए, और उससे क्या होगा, वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए फेवर करेगा, मतलब रिएक्शन राइट साइड या फॉरवर्ड डायरेक्शन पे क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो Q अगर लेस देन है K के, तो उस केस में रिएक्शन प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन पे, मतलब लेफ्ट से राइट में। ये सब चीज़ें जो है कंसेप्चुअल है, कैसे Q क्या होता है, K क्या होता है, ये बेसिकली आपको उसके लिए क्लास जो है देखना पड़ेगा, या आप खुद से पढ़ रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से मालूम होनी चाहिए, क्योंकि इन कंडीशंस पे जो है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वहाँ से जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिज़ाइन होते ही हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं किसी भी अगर एग्जाम में, जो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सिलेबस में अगर मेंशन है तो, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सीधे रिलेशन से क्वेश्चन है, Kp एंड Kc के बीच में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है हम बोल रहे हैं पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन पे कौन सा रिलेशन फॉलो करता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको रिलेशन से पता है तो सिंपल सी बात है उसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता होगा। तो उसका आंसर क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा Kp = Kc × RT⁻n, n जो दिया वो डेल n होना चाहिए था, ठीक है, वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही होगा, ठीक है। कई बार आपको ना पेपर में इस तरीके से भी देता है, Kp / RT⁻ डेल n = Kc, जैसे यहाँ पर उसको उल्टा करके दिया हुआ है। तो ऐसा भी, तो ये और ये सेम है, तो आपको ध्यान देना है कि ये दिया है कि ये दिया है, इक्वेशंस को ना चेंज कर सकता है, या फिर इसी को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, Kc = Kp और RT⁻- डेल n। तो ऐसा भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शंस में एकदम अच्छे से एक्यूरेटली देखना है कि ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन चूज करना है। नाउ ये इक्वेशन मैंने आपको बताया, Kp = Kc RT⁻ डेल n, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। नाउ आगे हम बढ़ते हैं, IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। सिंपल सी बात है, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इस तरीके से लिख देता हूँ, और यहाँ डबल बॉन्ड है और ये है, ठीक है, इस तरीके से नॉमेनक्लेचर करना है।
नंबरिंग हम इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा हम नंबरिंग कहां से करेंगे, वहीं से करेंगे। तो 1 2 3 4, 4 मतलब क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब डबल बॉन्ड कहां पर है, नंबर 1 पे ही डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, तो नंबर 1 लिख दिया। डबल बॉन्ड के लिए देखो, सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज करते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन यूज करते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई एन ए यूज करते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए आप, 3 नहीं होगा, प्रोप नहीं होगा, ब्यूटाइन नहीं होगा, ये होगा ब्यूट 1 इन। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन। तो ऐसे सिंपल देखिए, सिंपल आईयूपीएससी आपको मालूम होना चाहिए, बहुत टफ नहीं पूछेगा आईयूपीएससी। तो इसको आपको याद रखना है कि आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर का थोड़ा जनरल नॉलेज आपका होना चाहिए कि कैसे नॉमेनक्लेचर जो है हम करते हैं। आगे हम देखते हैं, जब हम बात कर रहे हैं तो इसके बारे में तो हमने देख ही लिया। ठीक है, आगे हम देखते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड इन ए स्फेरिकल मॉलिक्यूल ऑफ बकमिंस्टर फुलेरिन। अच्छा क्वेश्चन है, कार्बन का एलोट्रॉप से क्वेश्चन है, अपर रूप। कार्बन के जो है विभिन्न एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं, अलग अलग उसके अपर रूप होते हैं, जिसमें ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है, और उसके अलावा एक होता है C60 या बकी बॉल या बकमिंस्टर फुलेरिन, ये सब उसी के नाम है। इसी को हम बोलते हैं C60 भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को बकी बॉल भी बोलते हैं, बकी बॉल, क्योंकि ये फुटबॉल के जैसा होता है। ठीक है, और उसमें कितने कार्बन है, C60 नाम में ही आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें 60 कार्बन आपस में जो है जुड़े हुए होते हैं। आप फुटबॉल देख लीजिए, फुटबॉल में क्या होते हैं, पेंटागन होते हैं, हेक्सागन होते हैं, उसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका भी, C60 का भी। ठीक है, जिसको हम बकमिंस्टर फुलेरिन, ये उसकी साइंटिस्ट के नाम, जिन्होंने खोजा था इसको, उनके नाम पे पढ़ा था, तो इसको आपको जो है याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया इसके बारे में, मैंने आपको बता ही दिया। आगे देखते हैं, एस्टर इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन। एस्टर एक कंपाउंड है, ठीक है, स्वीट स्मेल का एक कंपाउंड है, जो किसके रिएक्शन से बनता है, यहां पर पूछा गया है। यहां पूछा है एसिड और एल्कोहल, एसिड एंड बेस, बेस एंड एल्कोहल, और एसिड एंड एल्कीन। तो अगर आपने एल्कोहल के बारे में पढ़ा हुआ है तो इसके बारे में आप पढ़े होंगे, या एसिटिक एसिड के बारे में पढ़ा होगा तो वहां भी आपको आएगा ये CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस आपका एल्कोहल। मान लो कोई से भी एल्कोहल ले लो, CH3OH ले लो, या फिर आप ले लो, मान लो, या फिर हम ले लेते हैं, लेट्स एन एग्जांपल ऑफ C2H5 का एग्जांपल ले लेते हैं, C2H5OH, ये देख लो। तो यहां से क्या बन जाएगा आपका, CH3COO C2H5 और प्लस हो जाएगा H2O। ये क्या है, ये एस्टर है, स्वीट स्मेल आता है इसका। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एसिड, और ये हो गया क्या, एल्कोहल। तो सिंपल सी बात है, एसिड और एल्कोहल, इसका क्या होगा, आंसर। तो आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। तो ये वही चीज है यहां पर मैंने आपको बताया है, फिर से यहां पर देख लीजिए आप, C2H5OH कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, और ये बनता है फाइनली क्या, एस्टर। ठीक है, क्लियर है। नाउ इसको इथाइल एसीटेट भी हम बोलते हैं, उसका केमिकल नेम। What is the common name of इथेनोइक एसिड? इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या है, CH3COOH को ही हम क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड बोलते हैं। और अगर हम बात करें, इसी को मैंने आप बताया कि एसिटिक एसिड भी होता है इसका कॉमन नेम। ठीक है, तो जनरली कुछ फेमस जो है आपके कंपाउंड होते हैं, जैसे कि ये हो गया इथेनोइक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, जिसको हम मेथेनोइक एसिड बोलते हैं। तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH, जिसको हम मीथेनोइक एसिड बोलते हैं। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड है कार्बन के, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, तो ऐसे इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड जिसमें कुछ एल्कोहल भी है, इनके आपको कॉमन नेम और उनके आईयूपीएससी नेम के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं पेपर में। इसके बाद हम बात करते हैं, तो ये तो हो गया एसिडिक एसिड हमने देख लिया, जिसको हम विनेगर भी बोलते हैं, सिरका। ठीक है, आगे हम देखते हैं, Which of the following is used as a fuel in car along with petrol? इनमें से कौन सा जो है कंपाउंड, जो हाइड्रोकार्बन है, वो पेट्रोल के साथ में इस्तेमाल होता है। मीथेन हो गया, इथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, या इथेनॉल हो गया। तो अगर आपको बायोफ्यूल के बारे में पता है तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए, जो इथेनॉल होता है ना, इथेनॉल ये बायोफ्यूल से तैयार किया जाता है। ठीक है, बायोफ्यूल से, मतलब एक प्रकार से ऑर्गेनिक फ्यूल इसको हम बोल सकते हैं, जो प्लांट वगैरह से इथेनॉल बनाया जाता है। ठीक है,
तो उसको हम मिलाते हैं किसमें, बेसिकली आपके पेट्रोल में, तो उसको हम बोलते हैं बायो पेट्रोल या बायोफ्यूल बोल देते हैं। इसी प्रकार से बायोडीजल भी होता है। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। which one is the correct order of reactivity of different types of alcohol towards the hydrogen halide? HX के साथ में रिएक्शन में कौन सबसे अच्छे से रिएक्शन करेगा, यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो, जब भी एल्कोहल का रिएक्शन होता है, मतलब जब भी ROH का रिएक्शन होगा किसके साथ में, इसके साथ में HX के साथ में, तो सिंपल सी बात है, यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा आपका RX बनेगा और साथ में क्या निकलेगा, H2O निकलेगा, ये RX बनेगा, मतलब एल्किल हैलाइड बनेगा। अब यहां पर क्या होगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर ये R प्लस और OH माइनस होकर अलग निकलेगा और उस प्रकार से वो उसको रिप्लेस करेगा। तो इस केस में जब भी R प्लस बनाने की बात होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्ब केटायन बोलते हैं, कार्ब केटायन, ठीक है। मतलब कार्बोकेटायन किसको बोलते हैं, C का प्लस फॉर्म, C का प्लस फॉर्म को हम कार्ब केटायन बोलते हैं, कार्ब धनायन बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, जैसे इसको हम बोल रहे हैं, मान लो ये कार्बन है, मतलब आपका ये कार्बन क्या है, 3 डिग्री है, और इसी प्रकार से ये कार्बन आपका क्या है, 2 डिग्री है, नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है, और ये कार्बन मान लो क्या है आपका 1 डिग्री है, ठीक है, ये 1 डिग्री कार्बन है। तो इसमें C प्लस सबसे पहले कौन बनेगा, तो ये वाला जो है ना 3 डिग्री वाला, ये C प्लस सबसे पहले बनता है। उसके पीछे बहुत सारे कंसेप्ट है कि ये H प्लस आसानी से दे देगा, क्यों, क्योंकि इसके पास में बहुत सारे C हैं बेसिकली क्या करने के लिए, वहां पर उसको फुलफिल करने के लिए। तो C आसानी से यहाँ पर अपना प्लस बन सकता है, हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ OH है, सॉरी यहाँ पर OH है, ये माइनस बनेगा ना, तो C प्लस यहाँ पर रह जाएगा। तो C प्लस इन ये अच्छे से बनेगा कि ये अच्छे से बनेगा कि ये अच्छे से बनेगा, कौन ज़्यादा इजीली C प्लस बनाएगा, कार्ब केटायन बनाएगा, तो उसका कार्ब केटायन का जो कंसेप्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो 3 डिग्री एल्कोहल सबसे पहले अच्छे से कार्ब केटायन बनाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली HX के रिएक्शन के अगर हम देखें हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में रिएक्शन का ऑर्डर देखें तो 3 डिग्री सबसे अच्छा रिएक्शन देगा, 2 डिग्री उसके बाद, और 1 डिग्री उससे भी कम रिएक्शन देगा, ठीक है। तो ये उसका ऑर्डर होगा। तो इसके पीछे जो है बेसिक जो उसका प्रिंसिपल है, कार्ब केटायन, कार्ब एनायन, या फिर उसको हम बोल सकते हैं कुछ रिएक्शंस के टाइप्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जिसमें हम कार्ब केटायन और कार्ब एनायन के आधार पर हम रिएक्शन कराते हैं, तो वहाँ पर SN1 SN2 रिएक्शन होते हैं। खैर वो उतना जाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको जो ये इफेक्ट होते हैं और जो रिएक्शन होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ताकि आप ऐसे क्वेश्चन को ट्रैक कर सके, नहीं तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पे आप फंस जाएंगे। इसी प्रकार से हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर देखें तो HI सबसे अच्छे से रिएक्शन करता है, फिर HBr करता है, फिर HCl करता है अच्छे से रिएक्शन, और उसके बाद में HF। ये ऑर्डर को भी पूछता है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, किस प्रकार से इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल सोप मॉलिक्यूल, अगर आपको सोप के बारे में थोड़ा सा ये पता है तो सीधे इसका आंसर आप लगा सकते हैं, सोडियम स्टीरेट वो मॉलिक्यूल है जो कि एक्चुअल में टिपिकल सोप मॉलिक्यूल है, जिससे साबुन तैयार किया जाता है, सोडियम स्टीरेट, ठीक है। C17 मतलब 17 उसके कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं, C17H35 ONA जो है उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं सोडियम स्टीरेट जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, विच पॉलीमर इज यूज्ड इन मेकिंग नॉन स्टिक किचन वेयर, मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो ब्लैक कोटिंग वाला जो आपका बर्तन आपको देखने को मिलता है जिसमें खाना नहीं चिपकता है खाना बनाते समय, नॉन स्टिक उसी को बोलते हैं। तो उसमें क्या, तो ये पॉलीमर का क्वेश्चन है, पॉलीमर से क्वेश्चन पक्का आता है, और ये एक क्वेश्चन और एप्लीकेशन बेस्ड ज़्यादा आएगा, एप्लीकेशन जो आम जिंदगी में हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसी के आसपास क्वेश्चन घूमते हैं पॉलीमर से। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा टेफ्लॉन, ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, टेफ्लॉन पॉलीमर, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नॉन स्टिक में, जबकि बेकेलाइट जो है ना वो उसके हत्थे बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कुकर को पकड़ना है तो उसका जो हत्था होगा जिससे हमको हीट का जो है एहसास ना हो, उसके लिए हम बेकेलाइट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए आगे, नेम द पॉलीमर यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ ग्लास, बुलेट प्रूफ ग्लास जो होता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कार के सामने का जो ग्लास है वो बुलेट प्रूफ ग्लास है,
तो वो किससे बना रहेगा, उसमें कौन सा पॉलीमर होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो वो है लेक्सन। कुछ ऐसे, ये आपके बुक में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन एक्चुअली में, जो आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के तौर पर आपको कभी कभी दे देता है, क्योंकि आपके सिलेबस में पॉलीमर है, इसलिए आपको ऐसे चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। नाउ तो इसका क्या होगा, लेक्सन पॉलीमर, जो बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। जनरल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस हर पेपर में पूछे जाते हैं, जो सिंपल इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड या इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड से क्वेश्चन पूछता है, तो यहीं से ही क्वेश्चन क्या होते हैं, बनते हैं। वॉशिंग सोडा बोला है, मतलब सिंपल सी बात है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट 10H2O के मॉलिक्यूल के साथ में, क्योंकि वॉशिंग सोडा डेका हाइड्रेटेड होता है, ये ऑप्शन नहीं होगा, याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया Na2CO3 10H2O डेका हाइड्रेटेड, बिल्कुल याद रखना है, इसको नहीं लगाना है, ये बर्न्ट जो है बेसिकली सोडियम कार्बोनेट होता है। तो ये आपका पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है अब इसका पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री को लेकर, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बाकी सेक्शन पे भी हम जो है क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल बायोलॉजी का सेक्शन हो गया और फिजिक्स का सेक्शन हो गया, इनमें पार्ट 2 भी आएंगे। तो आप बने रहिए और पाथ आईएएस के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियो जो है आपके लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।